हेलो बच्चों, कैसे हो। हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर फर्स्ट की यूरोप में राष्ट्रवाद। ये हमने कल की क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। और जो कल की क्लास में हमने लास्ट में डिस्कस किया था नेपोलियन की नागरिक संहिता, जो राष्ट्रवादी भावना के साथ में थी और जो नेपोलियन ने कुछ सुधार किए थे। अब इसी में ही आगे हम देखते हैं। ये सारे जो सुधार थे ये नेपोलियन की नागरिक संहिता थी, जिसमें राष्ट्रवादी भावना के इक्वल ही है ये। इसी के साथ में वियना सम्मेलन हुआ था 1815। अब ये वियना सम्मेलन क्या था? यहाँ पे 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया द्वारा नेपोलियन का वाटरलू के युद्ध में पराजित। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। और ये नेपोलियन जो था वो हमारी राष्ट्रवादी भावना के साथ में आया था और उसने कुछ सुधार किए और फिर वो वहाँ पे राजा बन गया था। तो कुछ सुधार तो नेपोलियन ने किए जो जनता के फेवर में थे, इसीलिए उसको चुना गया था। पर लेकिन ये जो वहाँ के पहले राजा थे तो उन राजाओं के ये खिलाफ था। तो इसीलिए जो ये 5 देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ये जो 4 देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलके नेपोलियन के साथ में युद्ध करते हैं। और ये युद्ध कहाँ होता है? वाटरलू एक स्थान है, वहाँ पे इसको कहा जाता है वाटरलू का युद्ध। तो इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। तो उसके हारने के बाद में तो इनका एक सम्मेलन होता है वियना में। किनके बीच में? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा इसकी मेज़बानी की जाती है। इन्हीं चारों देश के साथ में ये सम्मेलन होता है और इनकी मेज़बानी ये करते हैं। तो इसमें क्या निर्णय लिए गए कि नेपोलियन युद्धों के द्वारा हुए सभी बदलावों को समाप्त करना, यानी कि नेपोलियन ने राष्ट्रवादी भावना के साथ में जितने भी सुधार किए थे, नापतोल को लेके, टैक्स को हटाने को लेके, ठीक है, बहुत सारे जितने भी सुधार थे उन सभी सुधार को क्या करना, ख़त्म करना था। और दोबारा से पहले वाली व्यवस्था थी, जो एक राजा है और रिच पर्सन है जो गरीब का शोषण कर रहे हैं, वो पहले वाली व्यवस्था बनानी थी। क्योंकि वो ये जो यहाँ के राजा थे वो इस व्यवस्था के फेवर में नहीं थे, इसलिए वो ख़त्म करके पुरानी वाली व्यवस्था लागू करनी थी। ये वियना सम्मेलन में पहला निर्णय था। दूसरा है बुब्रुक वंश को सत्ता में स्थापित करना, यानी कि फ्रांस में पहले कौन सी वंश था? बुब्रो वंश था। तो यहाँ पे पहले जो राजा था तो उसी वंश के राजा को दोबारा से गद्दी वहाँ पे दिलवानी थी, क्योंकि जनता ने ये राष्ट्रवादी भावना के तहत उसे हटा दिया था। तो अब वही राजा दोबारा बनेगा। तो फ्रांस के विस्तार को रोकना, क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन ने फ्रांस को 39 राज्यों में डिवाइड कर दिया था और जर्मन महासंघ स्थापित किया था, और जिसमें फ्रांस काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर रहा था। तो फ्रांस से ही राष्ट्रवादी भावना की शुरुआत हुई थी। तो जितना फ्रांस विस्तार होगा, मतलब कि फ्रांस का जो एरिया था, यानी कि नेपोलियन ने बहुत सारे राजाओं को पराजित करके एरिया फ्रांस में शामिल कर लिया था, फ्रांस का एरिया बढ़ गया था। तो वापस से उसी एरिया पे सभी जो राजा थे पहले, उन्हीं राजाओं का अधिकार हो जाए और फ्रांस का एरिया पहले था उतना ही लिमिटेड एरिया बन जाए। नेक्स्ट है 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद। ठीक है, ये 1815 में हमारा जो नेपोलियन का यहाँ पे युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन हार गया था और फिर वियना की संधि हुई थी। तो 1815 के बाद का जो रूढ़िवाद था उसमें क्या था कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच और संपत्ति के पक्षधर थे, जो पहले वाला जो रूढ़िवाद था। ठीक है, अधिकतर रूढ़िवादी क्रांति के पहले दौर में वापस नहीं चाहते थे। तो अभी जो हमारे क्रांतिकारी थे वो कभी नहीं चाहते थे कि पहले वाली जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो दोबारा से आए। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करेगा। तो ये जो निरंकुश जो राजतंत्र थे ये सारी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, ताकि क्या हो कि वहाँ के जो राजा हैं उनकी शक्ति हो, यानी कि कोई भी राजा अपने खुद की कोई आधुनिक सेना नहीं रखेगा, वहाँ के खुद के काम करने वाले कोई नौकर नहीं होंगे और शांति व्यवस्था, भूदासत्व की समाप्ति नहीं होगी, जो पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। ये हुआ था हमारा 1815 के बाद का नया रूढ़िवादी शुरुआत। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म जो शब्द है वो लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। ठीक है, यह लिबरलिज्म का अर्थ है, ये कौन से वर्ड से बना है? लातिन भाषा के, जिसका मीनिंग क्या है? आज़ाद।
तो यहाँ पे जो आज़ाद ये लिबरलाइजेशन है ये दो तरीके से है, राजनीतिक दृष्टि से उदारवाद और दूसरा है आर्थिक दृष्टि से उदारवाद। तो राजनीतिक दृष्टि से जो उदारवाद है उसको देखते हैं कि राजनीतिक एक ऐसी सरकार पर बल दिया जाता है जो सबकी सहमति से बनती है, पहला पॉइंट राजनीतिक उदारवाद में। दूसरा पॉइंट है निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति राजनीतिक उदारवाद में, यानी कि कोई भी निरंकुश शासक नहीं होगा, जो पादरी है वो भी व्यवस्था क्या है उनके विशेष अधिकार है समाप्त हो जाएंगे। तीसरा है संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर, यानी कि संविधान होना चाहिए और एक संसदीय यानी कि असेंबली होनी चाहिए जिसमें जनता के प्रतिनिधि हो जो जनता की बात को सुने। और चौथा है इसमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के पक्षधारी नहीं हैं, लेकिन ये भी राजनीतिक उदारवादी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के पक्षधर नहीं थे। तो ये तो था हमारा राजनीतिक दृष्टि से उदारवाद। और आर्थिक दृष्टि से जो उदारवाद है यानी कि आज़ादी है, वो क्या है बाजार की मुक्ति, यानी कि मुक्त बाजार हो, बाजार में किसी भी प्रकार का, किसी भी राजा का, किसी भी सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं हो। चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करना, यानी कि कोई भी राज्य ये नहीं कहेगा कि बाहर से सामान आ रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, सामान कहीं से भी आ सकता है विदाउट एनी टैक्स या कोई भी नियंत्रण के। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्बेराइन की स्थापना की गई थी और शुल्क अवरोधों को समाप्त कर किया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी। तो जितने भी शुल्क हैं वो उसको अवरोध आ रहे हैं उनको समाप्त करना और 2 प्रकार के यहाँ पे मुद्रा पे फोकस किया गया था। ये था आर्थिक दृष्टि से उदारवाद। क्रांतिकारियों का युग। अब क्रांतिकारियों का युग कब से शुरू हुआ, यानी कि पहले हमारा ये जो राजा थे राष्ट्रवाद शुरू हुआ, नेपोलियन आया, फिर नेपोलियन ने सुधार किए पर लेकिन उस सुधार को दबा दिया गया फिर राजाओं के, फिर राजाएं वो थे दोबारा से वही व्यवस्था लेके आ रहे थे। तो अब जाहिर सी बात उसी व्यवस्था से पहले लोग तंग थे तो अब उसी व्यवस्था का विरोध तो करना ही था। अब वो क्रांति के फॉर्म में आया था जिसको कहते हैं क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 में। तो फ्रांस में जुलाई 1830 में विद्रोह हुआ, सबसे पहले फ्रांस में हुआ था विद्रोह। लेकिन 1815 के बाद में सत्ता में बहाल किए गए बुब्रो वंश के शासक सत्ता से हटा दिए गए। हमने बताया था कि जो नेपोलियन था वो आपका 1815 में पराजित कर दिया था। वियना की संधि हुई थी जिसमें ये कहा गया, निर्णय लिया गया फ्रांस में जो बुब्रो वंश के शासक है वो दोबारा से उसको वहाँ पे लगा दिया जाए। तो उसको क्या करना था, हटाना था। क्रांतिकारियों ने हटा दिया। उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी, यानी कि एक संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों को समान कानून की अधिकार हो। लुई फिलिप को संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष किसको बनाया, लुई फिलिप को। 1823 की जुलाई में क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। पहले फ्रांस में था, फिर 1830 में आते आते ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था। तो बेल्जियम किससे हो गया था, यूके से अलग हो गया था। अब हम देखते हैं कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो 15वीं सदी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि यूनान कैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो 1821 में यूनान के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया गया था। यूनान के राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों एवं पश्चिमी यूरोप के लोगों का समर्थन मिला। ठीक है, क्योंकि यूनान से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी भावना में शामिल थे, तो वो उसमें शामिल हो गए जब यहाँ यूनान में 1821 में क्रांति हुई थी। तो कवियों और कलाकारों का योगदान इसमें काफ़ी रहा। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूनान में यूरोप की सभ्यता बसती है। तो उदाहरण अंग्रेज कीव लॉर्ड बरियान। ठीक है, इसका उदाहरण है जो हमारा ये कीव लॉर्ड बरियान है, बहुत अच्छे कवि हैं जो आपके यूनान से ही हैं। तो यहाँ पे अधिकतर कवि और कलाकार थे। 1832 की कुस्तुनिया की संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो 1832 में ये कुस्तुनतुनिया की संधि हुई जिसमें यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किसी भी राजा का यहाँ पे नियंत्रण नहीं रहा।
नेक्स्ट है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्र भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, यानी कि रोम से रिलेटेड है जहाँ के रोमानीवाद था। तो जो क्या एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो खास भावना को विकसित करना चाह रहा था। तो जर्मन दार्शनिक योहान ग्राउटफील्ड जैसे रोमानी चिंतक, तो यहाँ पे जो रोमानी चिंतक यानी कि वो अगेन कलाकार कवि थे, के अनुसार राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती है। तो ये सांस्कृतिक आंदोलन था। तो लोगों ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक करना और लोगों को नृत्य करना, लोगों को गीत गा के उनमें राष्ट्रवादी की भावना को प्रकट करना था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने के उद्देश्य केवल प्राचीन भावना को वापस लाना नहीं, आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को लोगों तक पहुंचाना था। यानी कि पहले की जो भावनाएं थी वो लुप्त हो गई थी, तो दोबारा से उनको जनता के सामने लेके आना ताकि सभी लोग एकजुट होकर उनकी राष्ट्रीयता की भावना और ज़्यादा प्रबल हो सके। पोलैंड में राष्ट्रीय भावना के विकास में भाषा की प्रमुख भूमिका रही। 1831 में रूस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह भी शुरू हो गया था। तो चर्च के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग हुआ था। चर्च के जितने भी थे तो यहाँ पे एक ही भाषा थी, वो पोलिश। रूसी भाषा के प्रचार से इनकार करने वाले पादरियों और बिशपों को जेल में डाला गया और साइबेरिया भेज दिया गया था। तो यहाँ पे रोमानी जो है वो सांस्कृतिक आंदोलन है जिसमें ज़्यादातर भाषा को लेके और लोकगीत, लोक नृत्यों को लेके, जन काव्य को लेके लोगों तक राष्ट्रवादी भावना को फैलाना रहा।